Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and having good time at home. Today we are having the fourth lecture of the series Programming Techniques. The lesson objective is that student will be able to understand, write and draw algorithm and flowchart of various problems. General success criteria is the completion of assigned written work independently. Present written work in clear and legible handwriting by avoiding overwriting and spelling mistakes. Today we are going to discuss the problems related to the selectional flow. Conditional expression. It performs different computations or actions depending on whether the condition results in true or false. Here are some examples. Let's discuss them one by one. सबसे पहले जो है आपके पास फ़्लो चार्ट, उसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन है. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नो एक्शन विल बी परफॉर्म्ड और जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे पास एक कंडीशन है. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास पाथ 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे और जो सेकंड पाथ है हमारे पास वो एग्जीक्यूट होगा, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम. और उसके बाद दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है वो पाथ एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद जो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो नेक्स्ट पीस ऑफ कोड के ऊपर मूव कर जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा. थर्ड एग्जांपल जो है उसको बहुत ध्यान से देखें. उसके अंदर आपके पास जो टेस्ट एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू हो जाता है तो क्या होगा कि आपका जो पाथ 1 है वो एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो आपके पास पाथ 2 है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन पाथ 2 में हमारे पास एक फ़र्दर नेस्टेड टेस्ट एक्सप्रेशन है या एक और नेस्टेड कंडीशन है. अब वो कंडीशन एवेल्यूएट होगी. एवेल्यूएट होने के बाद हम देखेंगे कि क्या उसका रिज़ल्ट ट्रू आता है या फॉल्स आता है. अगर उसका रिज़ल्ट ट्रू आता है तो जो आपके पास नेस्टेड कंडीशन का पाथ 1 है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना उसी का पाथ 2 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा फॉल्स होने के केस में, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम. उसके बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो नेक्स्ट पीस ऑफ कोड की तरफ मूव कर जाएगा. Among the various types of operators, we are going to here discuss the logical operators. They are used when to combine two or more conditions in an expression और इनका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है. सबसे पहले इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं. अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन के अंदर 10 कंडीशंस जो हैं वो हमने कंबाइन की हुई हैं तो एंड ऑपरेटर सिर्फ उसी केस में हमें ट्रू रिज़ल्ट देगा जब वो 10 की 10 कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हैं. अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर हमें रिज़ल्ट फॉल्स देगा. एंड ऑपरेटर फर्दर जो है वो यूज़ होता है अगर हमने रेंज बनानी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन 70 हैं और लेस दैन 80 हैं तो बी ग्रेड दे दो. तो इसमें 70 से ग्रेटर और 80 से लेस ये एक रेंज बन गई है. तो जब हमने इस तरह की कोई भी रेंज बनानी हो तो हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे. उसके बाद और ऑपरेटर है. अगर हमारे पास उसी तरह 10 कंडीशंस हैं तो 10 में से अगर 9 फॉल्स हैं और एक ट्रू है तो और ऑपरेटर हमें ट्रू का रिज़ल्ट देगा. फॉल्स का रिज़ल्ट उसी वक्त हमारे पास जनरेट होगा जब 10 की 10 कंडीशंस जो हैं फॉल्स हो जाएंगी. सो एक दफ़ा दोबारा से हम देखते हैं कि और ऑपरेटर अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कंडीशंस हैं तो 10 में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो और ऑपरेटर हमें ट्रू का रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करेगा.
इसी तरह नॉट ऑपरेटर जो हमारे पास है, कंडीशन एवेल्यूएट होने के बाद जो भी रिज़ल्ट देती है ट्रू या फॉल्स, उस रिज़ल्ट को ये रिवर्स कर देता है। अगर कंडीशन ने एवेल्यूएट होने के बाद ट्रू रिज़ल्ट दिया है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा, और अगर आपकी कंडीशन ने फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न की है तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा। यहाँ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर की एग्जांपल को देखते हैं। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है। अगर हम एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो कंडीशंस लॉजिकली एंड हुई हैं, या दो कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाकर कंबाइन किया हुआ है। पहली कंडीशन है x इज़ लेस दैन 10 और दूसरी कंडीशन है y इज़ ग्रेटर दैन 1। तो x की वैल्यू 6 है क्योंकि इसलिए फ़र्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, और y की वैल्यू क्योंकि 3 है इसलिए सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। सो हमारे पास एंड ऑपरेटर जो है वो क्या रिज़ल्ट हमें रिटर्न करेगा? ट्रू। सेकंड एग्जांपल देखें जो कि और ऑपरेटर की है। उसके अंदर दोबारा x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ सिंगल इक्वल टू आएगा तो वो वैल्यू असाइन हो जाती है वेरिएबल को। जैसे x इज़ इक्वल टू 6, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 6 है, लेकिन नीचे अगर आप एग्जांपल में देखें तो वहाँ पे डबल इक्वल टू लिखा हुआ है। डबल इक्वल टू का मतलब हमारे पास जो आगे लैंग्वेज हम सी पढ़ने जा रहे हैं उसमें मतलब है कंपैरिजन। तो x को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरह अब हम y को कंपेयर कर रहे हैं 5 के साथ, तो y की वैल्यू 3 है, क्या वो इक्वल है 5 के? नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशंस ही क्या हो गई हैं? फॉल्स हो गई हैं। इसलिए और ऑपरेटर ने हमें जो रिज़ल्ट रिटर्न करना है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। वरना अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती तो और ऑपरेटर हमें क्या रिज़ल्ट रिटर्न करता? ट्रू का। अब हम आते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ, जो कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से भी दिखाया जाता है। अगेन वैल्यूज़ x की वैल्यू जो है वो 6 है और y की वैल्यू क्या है? 3 है। अब हम कंपेयर करेंगे x को y के साथ, तो क्या 6 इक्वल है 3 के? नहीं। और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आपका नॉट ऑपरेटर है वो रिज़ल्ट को क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। तो अगर हमें कंडीशन जो है वो क्या रिटर्न कर रही है? फॉल्स। तो फॉल्स के ऊपर जब नॉट ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनपुट में 3 अनइक्वल नंबर्स आएंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड जो हमारे पास आउटपुट है उसमें क्या होगा कि हमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है, और प्रोसेसिंग जो है हमारे पास के जो तीनों नंबर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना है। एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अपने जो स्टेप्स हैं उनको करेक्ट कर लें। मैंने इनको रेड से मार्क किया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे 3 नंबर्स हैं उनको कोई ना कोई वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अगर आप तवज्जो से देखें तो हम कंपेयर कर रहे हैं स्टेप 3 के अंदर। इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b एंड a इज़ ग्रेटर दैन c। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ a की वैल्यू नहीं देनी बल्कि वेरिएबल a लिखना है। उसका रीज़न ये है कि 10 ऑटोमेटिकली a को असाइन हो चुका है, तो वो वैल्यू ऑलरेडी a के अंदर मौजूद है, जैसे हम अलजेब्रा के अंदर यूज़ करते हैं। और हमने इसको इंग्लिश की तरह भी नहीं लिखना। अगर हमारे पास हम 2 कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं या 2 कंडीशंस हमने एंड कर दी हैं, लॉजिकल एंड यूज़ करके एक एक्सप्रेशन में डाल दी हैं, तो आपने दोनों में कंपेयर करना। ऐसे नहीं लिखेंगे कि a इज़ ग्रेटर दैन b एंड c, इट विल बी रॉन्ग। तो आपने पहले a को कंपेयर करना है b से,
और फिर कंपेयर करना है ए को सी से। तो आपने दोनों दफ़ा ए को कंपेयर करके लिखना है। तो पहली जो आपके पास है वैल्यू, उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 10 जो है आपका वो ग्रेटर देन क्या है, बी से। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो क्या जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी की वैल्यू है, वो भी क्या है, फॉल्स है। अगर ये दोनों में से अगर ये ट्रू का केस होता तो दोनों कंडीशंस को क्या होना था, ट्रू होना था, क्योंकि एंड में हमने क्या कहा हुआ है कि वो जितनी भी कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, ट्रू होनी चाहिए अगर हमें ट्रू का रिज़ल्ट चाहिए। देन क्या है, लार्जेस्ट जो आपके पास वेरिएबल है उसको ए असाइन कर दें, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, स्टेप 5 के ऊपर चले जाएं। अब वो स्टेप 5 क्या है आपके पास, चेक करें कि b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन a है एंड b इज़ ग्रेटर देन c। दोबारा से समझ लें कि यहाँ पे आपने फिर से क्या करना है, b को दोनों दफ़ा कंपेयर करना है, पहले a से और फिर c से। ऐसा नहीं है कि b इज़ ग्रेटर देन a एंड c लिख दें, दैट विल बी रॉन्ग। अच्छा जी, अब कंपेयर करने के बाद देखें अगर रिज़ल्ट जो है आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो फिर जो है b लार्जेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ गो टू स्टेप 7। अब स्टेप 7 में आपके पास क्या आ जाता है, स्टेप 7 में आपके पास क्या है, अगर a भी ग्रेटर नहीं है, b भी ग्रेटर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली विच वन विल बी द लार्जेस्ट, c विल बी द लार्जेस्ट, यस, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी लार्जेस्ट है तो उसको क्या आप लास्ट पे करवा लेंगे, जो आपका स्टेप नंबर 8 है उसके अंदर आप उसको डिस्प्ले करवा देंगे जो भी आपका लार्जेस्ट नंबर है, और उसके बाद अपने एल्गोरिदम को आप क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि ये गो टू स्टेप 7 हर दफ़ा कह रहा है, या आपके केस में ये 8 हो जाएगा। तो आप इस तरह अगर नहीं भी करवाना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब फ़्लो चार्ट को देखते हैं। फ़्लो चार्ट में अगर हम देखें तो स्टार्ट और जो स्टॉप सिंबल है वो आपका किस में आ गया, ओवल में आ गया। इनपुट और आउटपुट सिंबल जो है वो पैरेललोग्राम में आते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या आपने इनपुट ली ए, बी और सी, जो कि 3 नंबर्स हैं, यहाँ आप इनको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने रोम्बस या डायमंड लगाया, उसमें आपने पहली कंडीशन लिखी। अब बेटे तवज्जो से देख लें कि यहाँ पे हर जो आपकी फ़्लो लाइन है उसके साथ एरो हेड लगा हुआ है। अगर आप एरो हेड नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये फ़्लो डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स है, और आपके मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि आपने अपने सिंबल के साथ उस जो फ़्लो लाइन है उसको टच करना है, जैसे आप देख रहे हैं। अगर आप इसको टच नहीं करेंगे तो फिर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है कि आपके पास आप जो कंडीशन लगा रहे हैं उसमें ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से, एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, यानी ट्रू का केस बनता है, तो देन आप डिस्प्ले करवाएंगे कि जी आउटपुट जो है वो ए है। अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम दोबारा कंपेयर करेंगे b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, क्योंकि हमने एंड में पढ़ा था कि जितनी भी कंडीशन हैं उनको सबको ट्रू होना चाहिए, तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू, यानी कि येस। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट करवा देंगे b को। अगर ए पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, दूसरी कंडीशन भी जो है आपके पास फॉल्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ए भी बड़ा नहीं है, बी भी लार्जेस्ट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो उसके बाद क्या करें, यानी जो आपके पास लास्ट में 9 नज़र आ रहा है तो वो क्या है कि आपका आउटपुट जो है वो सी है। उसके बाद आप सी को भी जो है वो डिस्प्ले करवा दें। अब ये देखें कि ये या आउटपुट ए होगा
या आउटपुट बी होगा या आउटपुट सी होगा, तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने बुक के फ़्लो चार्ट में कुछ चेंजेस की हैं और ये बताया है कि किस तरह आप फ़्लो लाइंस को दरमियान में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक स्पेसिफ़िक लाइन के साथ अटैच करके स्टॉप सिंबल के ऊपर लेकर आएंगे। आप भी जब हमेशा फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो इसी तरह से फ़्लो लाइंस को जो है वो स्टॉप के ऊपर लेकर आएंगे। अब आप इस फ़्लो चार्ट को देखकर एल्गोरिदम बनाएं। Problem number 6. Read, marks and print letter grade according to the following scheme. So look at the scheme very carefully. Here we have combined two conditions for every grade. यानी मार्क्स जो हैं अगर 80% से ज़्यादा हैं और 100% से कम हैं या इक्वल हैं तो A1 है। इसी तरह अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 हैं और लेस दैन 80 हैं तो आपके पास ए ग्रेड है। मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस दैन 70 तो देन बी ग्रेड। उसके बाद मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस दैन 60 तो सी ग्रेड असाइन होगा स्टूडेंट को। उसके बाद मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स लेस दैन 50 देन डी ग्रेड। मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 एंड मार्क्स लेस दैन 40 तो ई ग्रेड। और अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं और लेस दैन 33 हैं तो अनग्रेडेड या एफ ग्रेड भी आप इसको कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने तवज्जो से रीड किया। इसमें हमने देखा कि आपके पास इनपुट जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स हैं और जो आउटपुट हम रिक्वायर्ड चाह रहे हैं वो ये है कि उसको कोई ना कोई ग्रेड जो है वो असाइन हो जाए। अब प्रोसेसिंग के अंदर हमने बहुत सारी कंडीशंस लगानी है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर ग्रेड के लिए आपके पास जो है वो दो कंडीशंस जो हैं वो कंबाइन की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड A1 के लिए जो दो कंडीशंस कंबाइन की हुई हैं वो कौन सी हैं? m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस दैन इक्वल टू 100। तो दो कंडीशंस हैं। अच्छा, अब हम अपने एल्गोरिदम की तरफ आते हैं। एक तो इसके अंदर जो आपके स्टेप्स हैं उनको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, उनको आप करेक्ट करें। और इसी तरह से जो उसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर स्टेप्स हैं तो जो अब स्टेप नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 13 लिखा हुआ है अब वो 13 नहीं रहा बल्कि अब वो क्या हो गया है 14 हो गया है। इसी तरह आपके पास ये जो आपकी बुक का फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेप 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू स्टेप 10। अब ये स्टेप 10 नहीं रहा बल्कि स्टेप क्या हो गया है 11 हो गया है। तो इसको बहुत ध्यान से आपने चेंज करना है। और जो इसी तरह प्रीवियसली अगर किसी एल्गोरिदम में है कि जी स्टेप 10 के ऊपर मूव कर जाएं या स्टेप 3 के ऊपर मूव कर जाएं तो उन स्टेप्स को अकॉर्डिंगली आपने चेंज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखें एल्गोरिदम में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे आपके पास जो आपने स्टेप 1 जो है आपका स्टार्ट किया, उसके बाद मार्क्स जो भी आपने असाइन करने हैं वो असाइन कर दें। स्टेप 3 में अगर आप देखें तो इफ़ मार्क्स या m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है? यस, यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है वो मिसिंग है, जो कि क्या थी आपके पास मार्क्स लेस दैन इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आपने जो आपका स्टेप 3 न्यू स्टेप 3 है यानी उसके अंदर आप क्या मार्क करेंगे? यहाँ पे आपने एंड साइन लगाना है। मैंने आपको जब एंड साइन एंड लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज़ हो सकता है? जब आपकी कंडीशंस आप ये चाह रहे हैं कि सारी की सारी ट्रू हो और जब आपने कोई रेंज बनानी हो। तो अब यहाँ पे जो हमारी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है उसमें हम रेंजेस बना रहे हैं कि मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस दैन इक्वल टू 100। तो हमारे पास ये क्या बन रही है? रेंज बन रही है। जिस बच्चे के भी मार्क्स जो हैं वो इस रेंज के अंदर लाए करें तो उसको ग्रेड क्या असाइन कर दें? A1।
तो इसी तरह आप अपने एल्गोरिदम के अंदर चेंजेस करेंगे, यहाँ यानी जहाँ आपके पास अब नेक्स्ट जो आपके पास इफ़ की स्टेटमेंट है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, यस यहाँ पे दूसरी कंडीशन मिसिंग है। तो वो दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, एंड मार्क्स या एम इज़ लेस देन 80। ठीक है, तो आप इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जिस तरह स्टेप गो टू स्टेप 4। ठीक है, तो अब आप स्टेप 4 आपका स्टेप 4 नहीं रहा, बल्कि अब वो क्या हो गया, स्टेप 5 बन गया है। ठीक है, तो ये आपने स्टेप साथ साथ क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है। इसी तरह से चलते जाएंगे और आप कंपेयर करते जाएंगे। अगर हम जो आपका अभी जो न्यू स्टेप 9 है उसके अंदर देखें, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो मिसिंग है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, एंड मार्क्स या एम लेस देन 60। तो फिर क्या उसको असाइन कर दें, ग्रेड सी, अदरवाइज गो टू स्टेप 11। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसी तरह से चलता जाएगा टिल वी गो टू द एंड, और उसके बाद हम अपने जो आपका एल्गोरिदम है उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब जो आपके पास फ़्लो चार्ट बना हुआ है इसी प्रॉब्लम का, वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली बना हुआ है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके एल्गोरिदम जो आपका फ़्लो चार्ट है उसकी तरफ। जी, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या इनपुट m है, m मीन्स मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली इन्होंने पूरे का पूरा फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, और मिसिंग यहाँ पे क्या क्या है, आपके पास जो सेकंड कंडीशन है हर एक की वो मिसिंग है। तो अब आपने इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, और मैं आपको फ़्लो चार्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ये आपके पास जो है फ़्लो चार्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी इनपुट लिया आपने m, उसके बाद आपने डबल कंडीशन लगाई, इज़ m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 एंड m इज़ लेस दैन इक्वल टू 100। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, आउटपुट डिस्प्ले करवा दो ग्रेड 1 की, और इसको जो है वो लेकर आ जाओ स्टॉप के ऊपर, क्योंकि और इसके अलावा अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशंस को नहीं देखेगा, नहीं क्रॉस चेक करेगा। इसी तरह अब आ जाए नेक्स्ट, जो अगर फ़र्ज़ करें कि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि मार्क्स m जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 है एंड m इज़ लेस दैन 80। या कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के केस में ये नेक्स्ट कंडीशन को जो है वो चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, स्टॉप के ऊपर। अब थर्ड कंडीशन के ऊपर जाते हैं, तो जहाँ पे क्या है कि इज़ m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 एंड m इज़ लेस दैन 70। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा कि डिस्प्ले करवाएगा ग्रेड बी और स्टॉप पे आ जाएगा। और फ़र्ज़ करेंगे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही कंडीशन मीट हो जाती है तो ये फर्दर जो अगली कंडीशंस हैं उनको चेक नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा, स्टॉप के ऊपर आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन को फ़र्ज़ करें चेक करता है, तो मार्क्स क्या हैं, m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 एंड m इज़ लेस दैन 60। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फ़्लो चार्ट स्टॉप पे आ जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करेगा। अच्छा, दोबारा से एक दफ़ा सुन लें कि एंड ऑपरेटर जो है आपका वो उस वक़्त ट्रू का केस रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करता है ट्रू, जब जो जितनी भी कंडीशंस हैं वो ट्रू हों। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो रिज़ल्ट क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब लास्ट कंडीशन क्या है आपके पास कि मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड मार्क्स लेस दैन 33। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट क्या है,
ग्रेड एफ, अदरवाइज फॉल्स करके वो उसको क्या कर देगा, दोनों केसेस में ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से रखेंगे, जो आपका वेरिएबल m है उसके अंदर एक वैल्यू है जो कि यूज़र ने दी है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू जो है, अगर आप इस वैल्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि ये आप वेरिएबल ही यूज़ करेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 33, इससे ये फॉल्स हो जाता है। कंप्यूटर में आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने अगर दो कंडीशंस हैं तो दोनों दफ़ा m को कंपेयर करवाना है। जैसे m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज़ लेस देन 33, तो दिस इज़ द करेक्ट फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका जो पिछला जो एल्गोरिदम है और जो फ़्लो चार्ट है, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट करें। अब इस फ़्लो चार्ट को देखते हुए अपने आप एल्गोरिदम को करेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द सिलेक्शनल फ्लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। पहले आपने लार्जेस्ट फाइंड किया था, अब आप स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे, तो उसी को आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। The next one is find whether the given number is even or odd. Even number वो होता है जो 2 से डिविजिबल होगा, और odd number वो है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक नंबर लेंगे और उसको डिवाइड करके क्रॉस चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या फुली डिविजिबल नहीं है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है एंटर्ड डे इज़ अ वीकडे और वीकेंड। तो यूज़र से एक जो है आप डे एंटर करवाएंगे और फिर उसको क्रॉस चेक करके देखें कि ये वीकेंड है या वीकडे है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ यूज़र से एक अल्फ़ाबेट एंटर करवाएं और बताएं कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। Practice these features well. Good luck and Allah Hafiz.